तो अभी हम प्रेजेंट है आप लोगों के सामने में कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को लाके। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है इनर्शिया जिसके कारण वो अपने में होने वाले किसी भी चेंज का विरोध करती है। वो चाहती है कि हम कोई भी चेंज जो हमें हो रहा है अपनी ताकत के अनुसार उसका भरपूर विरोध करें। इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट्स एनी टाइप ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। और इनर्शिया को हम जनरली 3 भाग में क्लासिफाई करते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और मास जो है वह किसी मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। ज़्यादा भारी बॉडी है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक स्टोन है बहुत बड़े साइज का, एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल में बहुत कम ही फोर्स लगा के एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है, लेकिन स्टोन ऑफ बिग साइज में बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ये है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? यदि कोई बॉडी रेस्ट की पोजीशन में, जब तक उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वो भी सफिशिएंट इनफ नहीं लगेगा जो उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ सके, तो उसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इनर्शिया ऑफ मोशन में लाने के लिए फोर्स की ज़रूरत होगी। सिमिलरली एग्जाम्पल है एक और बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल कि नीचे में एक बॉटम में है कैरम बोर्ड की गोटी, ऊपर में सब वर्टिकली रखा है। अब जब हम स्ट्राइकर से इसको हिट करेंगे, जो ही वो हट जाएगा बॉटम वाली गोली, तो सारा का सारा जो उसके ऊपर में है वो स्ट्रेट लाइन में ही नीचे गिरेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। देखिए ग्लास के ऊपर में पोस्टकार्ड रखा है, उसमें कॉइन रखा है और धीरे से हम कॉइन को हिट करते हैं, जो ही वह पोस्टकार्ड बाहर आता है उसके कॉन्टैक्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो जो है कॉइन फॉल्स इन द ग्लास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब और एग्जाम्पल कि कोई आदमी एक ट्रेन में, जो ट्रेन स्टेशनरी है वो रुका हुआ है, एंड एज सुन एज द ट्रेन बिगिंस टू मूव तो आदमी आगे की ओर जर्क मारता है। क्यों? कि उसका जो है ये द पैसेंजर इन ए बस जर्क्स बैकवर्ड्स व्हेन स्टेशनरी ट्रेन बिगिंस टू मूव। क्यों? कि उसका जो पोजीशन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट में है और ट्रेन आगे बढ़ना चाह रही है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसके बॉडी का पार्ट वांट्स टू बी इन द रेस्ट, सो दैट ही मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है ये। कोई ट्रेन को, मैंगो ट्रीज को आप क्या करते हैं, शेक करते हैं तो मैंगो नीचे गिर जाता है। क्यों? कि वह अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। दी ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई मूविंग ट्रेन है वो अचानक रुकती है तो आपका बॉडी का पार्ट भी चाहता है कि हम क्या रहें, मोशन में ही रहें, इसीलिए वह आगे की ओर आपको जर्क होगा। फॉरवर्ड जर्क होगा मूविंग ट्रेन रुकने पर, और बैकवर्ड जर्क होगा जब ट्रेन रुकी हुई है और फिर वो चलना स्टार्ट करती है। सिमिलरली कोई आदमी रेस में दौड़ रहा है, रनिंग एथलीट है, तो वह फिनिशिंग पॉइंट पर जाते जाते भी उस आगे बढ़ जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये सब एग्जाम्पल है, पढ़ेंगे आप। इनर्शिया ऑफ किसके? सिंपल पेंडुलम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में उसको हिट कर दीजिए, ऑसिलेशन होगा, और ऑसिलेट करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अचानक अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आकर रुक जाएगा, वो वहाँ से शूट कर जाएगा आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो these all are the examples of inertia of motion. अब हम चाह रहे हैं डिस्कस करने के लिए एक बहुत ही मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी। कोई बॉडी है तो उसमें मास होगा। ये बॉडी विदाउट मास कैन नॉट बी इमेजिन। बॉडी है तो मास होगा, और यदि उसमें वेलोसिटी भी है, उसमें मोशन भी है, तो वह प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के मोशन और उसके मास के कंबाइन इफेक्ट के कारण पैदा होती है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम निकालने के लिए आपको किसी बॉडी के मास को उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसकी इकाई क्या होगी? ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी सीरियस यूनिट क्या होगी? तो आपको मालूम है इसकी होगी सीरियस यूनिट मास का ग्राम और वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मास तो स्केलर है, लेकिन बिकॉज मास का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वेलोसिटी से, जो कि खुद वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा।
और किसी बॉडी पर लगने वाला मोमेंटम जो है उसके मास के समानुपाती होता है। यदि मास को आप डबल करेंगे तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा यदि उसका वेलोसिटी सेम रहे। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो तो मास के डबल होने से क्या होगा, वेलोसिटी भी मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। और उसके बाद यदि किसी बॉडी का मास कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी आप जानते हैं कि P बराबर m इंटू वी। तो v कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू मास, P प्रोपोर्शनल टू मास। मास डबल मोमेंटम डबल, मास हाफ मोमेंटम हाफ। लेकिन यदि m कांस्टेंट हो तो P प्रोपोर्शनल टू v, v डबल मोमेंटम डबल, v हाफ मोमेंटम हाफ। तो ये आप जानते हैं। उसके बाद मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी ऐसा सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और हम आगे बढ़ें और हम 3 नियम है। फर्स्ट नियम तो आप जानते हैं कि कोई बॉडी अपने रेस्ट पोजीशन में या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगे। If anybody continues to be in the position of rest or in uniform motion in a particular direction unless and until an unbalanced force does not act on it, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो उसमें आप देख लिए इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब सेकेंड लॉ निकालने के लिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन निकालने के लिए हमें मोमेंटम जान गए। अब एक चीज जानना होगा आपको कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स। बाय डिफिनीशन किसी बॉडी का मास m हो, मास चेंज होगा नहीं। मास में चेंज बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के कारण होता है। वो आइंस्टीन साहब का जो मैकेनिक्स है उसमें, न्यूटन साहब के मैकेनिक्स में मास ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। चूँकि वेलोसिटी का रेंज बहुत कम है इसीलिए उसका मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनिशियल वेलोसिटी यदि u हो, फाइनल वेलोसिटी यदि v हो, इनिशियल मोमेंटम mu है, फाइनल मोमेंटम mv है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, mv माइनस mu। और t टाइम में, स्मॉल t टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज होगा, mv माइनस mu अपॉन t। और बाय डिफिनीशन क्या होगा कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो mv माइनस mu अपॉन t। m कॉमन ले लीजिए तो F इक्वल टू mv माइनस u अपॉन t। और आप जान चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, याद रखिए दोनों अंतर है। वो जो हम पढ़ा है मोशन में वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कई बार एग्जामिनेशन में 9th क्लास में क्या होता है कि पूछा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखिए और डिराइव कीजिए, और बच्चे लॉज ऑफ मोशन लिख के आ गए। कई बार क्या होता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है उसको लिखिए, अब बच्चे धोखा में लिख के आ गए इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो याद रखिए कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और यहाँ जो पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो आप क्या हो गया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चूँकि हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी ए होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब एक चीज़ मैथ का नियम जान लीजिए। मैथ का नियम है कि यदि कोई क्वांटिटी, यदि क्वांटिटी a है, ये प्रोपोर्शनल टू b है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो प्रोपोर्शनल को इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैथमेटिक्स में नियम है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए हम किसी कांस्टेंट से इसका मतलब क्या हो गया कांस्टेंट से, कि हमेशा a और b का रेशियो यह k के बराबर हो। इसका मतलब ये हो गया यदि a को डबल करेंगे तो b भी डबल हो जाएगा, तो रेशियो k ही रहेगा। यदि a को हाफ कीजिएगा तो a/2 तो b भी हाफ हो जाएगा, तो a/2 बटा b/2 तब भी k हो जाएगा। यदि a को 1/5 कीजिएगा अर्थात a/5, तो ये नियम कहता है यदि a समानुपाती है b के तो a होगा 1/5 तो b भी हो जाएगा 1/5, तो a/b फिर भी क्या होगा, k होगा। तो एक नियम है मैथमेटिक्स में कि इक्वल करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई ए कांस्टेंट। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या था, f प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, इसको इक्वल किए तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए, और k को कहते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम ऐसा चुनाव करते हैं
कि यदि किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का बल लगे, बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन। अभी हम बताएंगे। तो किसी बॉडी पर फोर्स लगे 1 न्यूटन का, उस बॉडी का मास हो 1 kg, तो उसमें कितना एक्सलेशन पैदा होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो m का मान 1 रखें, a का मान 1 रखें, फोर्स का मान 1 रखें, तो k का भी मान क्या होगा? 1 होगा। तो सारी इकाइयाँ, सारे यूनिट्स, मास का, एक्सलेशन का, फोर्स का, हम इस ढंग से चूज किए हैं, सबको यूनिट रखे हैं कि k का भी मान हम 1 डिसाइड कर लिए। और जब k का मान हम 1 डिसाइड कर लिए तो फार्मूला हो गया F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कि किसी बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स को मेजर करना है। एक बॉडी पर फोर्स लग गया, वो हट गया अपने जगह से, कितना फोर्स लग के वो हटा, ये निकालना है। तो इस सेकेंड लॉ के द्वारा उन्होंने कहा, न्यूटन साहब ने कहा कि उस बॉडी का मास निकाल लीजिए, उसमें पैदा होने वाला एक्सलेशन निकाल लीजिए, और मास को एक्सलेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? फोर्स। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ गए? मास को एक्सेलरेशन से मल्टी, किसी बॉडी का मास होगा 1 kg एसआई यूनिट में, और उसमें एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें लगने वाला फोर्स कितना होगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की एक इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्होंने इतना मेहनत किया, इतना काम किया, इतना रिसर्च किया लॉज ऑफ मोशन देने के लिए, उन्हीं के नाम के ऑनर में, सम्मान में हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो फोर्स निकालने के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला मिल गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। अब देखिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन में मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास में खाली मैग्नीट्यूड है, 2, 4, 5, 10 किलोग्राम, खाली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन क्या होगा? जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा। तो चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में काम करेगा? जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी काम करेगा। ठीक है, तो यदि फोर्स सफिशिएंट है तो किसी बॉडी में वो या तो उसको एक्सेलरेट कर सकता है, या मूविंग बॉडी को रोक भी सकता है, या उसमें क्या पैदा कर सकता है? डिक्सलरेशन में पैदा कर सकता है। तो दोनों काम कर सकता है फोर्स। ठीक है, उसकी SI यूनिट होगी न्यूटन। उसी को हम क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कहे कि यू डिफाइन 1 न्यूटन, तो कहेंगे कि 1 न्यूटन इज द फोर्स which acting on a body of mass 1 kg, which acting on a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम मास वाली किसी बॉडी पर लग के उसमें कितना पैदा करती है? एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन देखिए। जब भी आप खेलते हो क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते समय जब बॉल को कैच करते हैं, व्हाइल टेकिंग कैच, व्हाट यू डू? यू मूव योर हैंड बैकवर्ड्स। आप अपने हाथ को नीचे की तरफ खींच लेते हैं या पीछे हटा लेते हैं। क्यों हटाते हैं? तो हमारा क्या होता है? फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। पहले उस बॉल के पास मास है, उस बॉल के पास क्या है? वेलोसिटी है। जिस वेग से वो आपके हाथ में आई और हाथ में कैच किए, तो उसका वेग क्या हो गया? 0। तो किसी सर्टेन वेलोसिटी पे 0 होने में, और नीचे में क्या करते हैं? टाइम से भाग देते हैं, mv माइनस mu अपॉन t। तो यदि हाथ को पीछे नहीं करेंगे आप, और एकदम जहाँ पर हाथ आपका है वहीं पर रख के बॉल को कैच कीजिएगा, तो टाइम का इंटरवल, टाइम का समय जो बहुत कम होगा, और क्या होगा? कम समय से भाग पड़ेगा। mv माइनस mu, यहाँ आप जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? mv माइनस mu अपॉन t, u।
टी, तो ये कुछ बेग से आपके हाथ को हिट की, और जब हाथ में आया तो ये क्या हो गया, 0। लेकिन ये टाइम बहुत कम है, तो लेकिन जब हाथ को आप पीछे करते हैं तो हाथ को पीछे बैकवर्ड हटाने के में ये जो डेल्टा टी है, ये समय का जो अंतराल है वो बढ़ जाता है। हाथ में तुरंत रोके और हाथ को पीछे जाके रोके, तो पीछे हटाने में टाइम लगा ना, तो ये टाइम बढ़ गया। ये किसी संख्या में अधिक संख्या से भाग पड़ेगा तो ये भागफल कम हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि जब आप हाथ को पीछे हटा के बॉल को रोकेंगे तो हाथ को कुछ ड्रैग करेंगे पीछे, तो टाइम इंटरवल बढ़ाएंगे, तो उससे अधिक संख्या से भाग पड़ेगा तो भागफल कम हो जाएगा और फोर्स कम होगा तो आपको चोट कम लगेगा। इसीलिए एनी क्रिकेट प्लेयर moves his hands backwards at the time of taking catch. While catching the ball, by moving his hand backwards, what he does, he increases the time interval. और जब टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, उसको चोट कम लगेगी। यही प्रिंसिपल है यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का। फिर देखते होंगे आप लोग कि जो खेल होता है एथलेटिक्स का, एशियाड में या ओलंपियाड में या आपके नवोदय स्कूल में, स्कूल लेवल, तो जो हाई जंपर होता है या लॉन्ग जंपर होता है, और वो जहाँ कूदता है नीचे, जहाँ जंप करके वह ग्राउंड में आता है, तो वहाँ स्पंज या मिट्टी को ढीली कर दी जाती है, वहाँ पुआल लग जाता है, स्ट्रॉ रख दिया जाता है। क्योंकि जब वो कूदेगा तो स्पंज पर कूदेगा या गीली या मिट्टी भुरभुरी मिट्टी है उस पर कूदेगा या पुआल पर कूदेगा तो धंस जाएगा। तो धंसने के क्रम में क्या होगा कि टाइम इंटरवल क्या होगा, अधिक लगेगा। जब टाइम इंटरवल अधिक लगेगा तो वह क्या होगा कि फोर्स क्या होता है, mv माइनस mu अपॉन टी, डेल्टा टी। तो टाइम इंटरवल बढ़ गया तो फोर्स कम लगेगा, तो उसको चोट कम लगेगा। हाँ, समझ गए। उसी तरफ है, आप अपना कोई ग्लास का मटेरियल है या कोई कॉस्टली सामान है, ब्रिटल है, वो टूटने वाला सामान है, उसको पैक करते हैं, कहीं ले जाना है आपको, मान लो बलिया से अपने गांव ले जाना है, आपके पास चीनी मिट्टी का बर्तन है, केटली है, चाहे कप प्लेट है, तो उसको पैक करेंगे तो क्या करते हैं, पैक करते समय उस पैकेट को में पुआल वगैरह रख देते हैं या कोई स्पंजी चीज़ रख देते हैं। इससे क्या फूटता नहीं है। क्यों फूटता नहीं है? यदि उसमें कोई पुआल है या स्पंजी चीज़ है तो जब टकराएगा वो जर्क में तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो उसके टूटने की संभावना कम होती है। तो ये सब डायरेक्ट एग्जाम्पल किसका है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का। दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है, कई जगह इसका एप्लीकेशन है। ओके, अब अंतिम हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लाइफ का फिलोसफी है, ये जीवन का दर्शन है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का गया। एक्शन और रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल आप अभी देखे थे पहले कि एक लकड़ी के ब्लॉक को एक टेबल पर रखें, तो लकड़ी का ब्लॉक फोर्स लगाएगा टेबल पर, द फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल, ये एक्शन हो गया। तो वुडन ब्लॉक भी उस लकड़ी के टुकड़े पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी, वह हो गया रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, दोनों इक्वल है, दोनों का, जैसे एक है 5 न्यूटन तो वो भी है 5 न्यूटन। ओके, और ये हमेशा ऐसा नहीं कि एक्शन अकेले लगा और रिएक्शन अकेले लगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन पेयर, यह एक पेयर में लगता है, जोड़ा में लगता है, और कभी भी ये एक बॉडी पर नहीं लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स यदि एक बॉडी पर लगता तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते। आता है क्वेश्चन कि जब एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं कैंसिल करते हैं? 5 न्यूटन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो +5 या -5 मिलके 0। तो तब ये कैंसिल क्यों हो जाता है कि नाव चलता है नदी में, एरोप्लेन चलता है हवा में, तो वो नहीं चलना चाहिए था। ऐसा इसीलिए होता है कि एक्शन और रिएक्शन का मान इक्वल एंड अपोजिट तो होता है, इसमें कोई नहीं है असत्य, लेकिन ये एक बॉडी पर नहीं लग के दे एक्ट ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज never act on the same body, rather
दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, इसीलिए दे डोंट कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो ये जान लीजिए, ये बात होगी आपकी एक्शन और रिएक्शन के बारे में। इसका भी दैनिक जीवन में कई एग्जाम्पल है। जैसे ये एग्जाम्पल दिखाइए स्प्रिंग बैलेंस का। एक में यदि एक्शन है 58 ग्राम वेट, तो रिएक्शन भी कितना है 58 ग्राम वेट। लेकिन दोनों का देखिए, एक्शन है टुवर्ड्स राइट तो रिएक्शन है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड बराबर डायरेक्शन अपोजिट, आप जानते हैं। फिर देखिए एफ हो गया एक्शन, तो ये हो गया रिएक्शन। ये सब एग्जाम्पल दिया है एक्शन रिएक्शन फोर्स का। ये देखिए रिकॉइल ऑफ द गन, ये फोर्स ऑन द बुलेट हो गया एक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स ऑन गन ये रिएक्शन हो गया टुवर्ड्स राइट। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ये है आपका रॉकेट का। रॉकेट में क्या होता है कि गैस जो होता है वो नीचे आता है और वो हवा को पुश करता है, और हवा किसको पुश करता है, रॉकेट को, इसीलिए वो रॉकेट आगे बढ़ती है। ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। रॉकेट मोशन इसी का एग्जाम्पल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम कैसे चलते हैं। चलने के लिए हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड मोशन कौन देता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप चलते हैं तो आपका वेट कहाँ काम करता है, देखिए आपका वेट कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। देख रहे हैं ये वेट है, और ज़मीन आपके शरीर पर कहाँ फल लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ये वेट है डाउनवर्ड्स, ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर जब चलते हैं तो क्या करते हैं आप, ज़मीन को पुश करते हैं, तो ये एक्शन हो गया। द फोर्स अप्लाइड बाय योर फीट ऑन द ग्राउंड, ये एक्शन हो गया। ये पूरा वर्टिकली नहीं होगा, इंक्लाइंड होता है। तो ज़मीन कहा कि हम कौन कमज़ोर है, आप हम पर बल लगाएंगे तो हम भी आप पर बल लगाएंगे। तो ये हो गया रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द फीट। याद रखिए कौन कौन फोर्स काम किया। जब हम ज़मीन पर खड़े हैं तो आपका कंप्लीट वेट कहाँ काम किया, आपका भार नीचे की ओर वर्टिकली। हर एक वस्तु का भार कहाँ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। हम बताए थे कल, किसी वस्तु को पृथ्वी अर्थ अपने सेंटर की ओर जिस फोर्स से खींचती है उसको हम कहते हैं वेट। आगे पढ़ेंगे। वेट निकालने के लिए हम किसी बॉडी के मास को उस जगह के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वेट होता है। वेट कहाँ काम करता है, हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और तो ये हो गया एक्शन। तो ज़मीन भी हम पर बल लगाएगा, वो रिएक्शन वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन जो ज़मीन को पुश करता है पाँव, वह थोड़ा सा एंगल से पुश करता है। ये एक्शन हो गया, ये रिएक्शन हो गया। अब ये इसका दो कंपोनेंट हो गया। रिएक्शन तो पूरी वर्टिकल नहीं है, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ऊपर होगा। किसी भी फोर्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। रिएक्शन फोर्स का ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और रिएक्शन फोर्स का ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी जो भी कोई फोर्स एक इंक्लाइंड रहता है कुछ एंगल से, ये मान लो ये यहाँ थीटा एंगल से झुका हुआ है, तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक होंगे हॉरिजॉन्टल, एक होंगे वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपके वेट को संभालने में हेल्प करता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है माइनस इधर फ्रिक्शन फोर्स, इस RH माइनस F से आप आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो यही कहानी है। हमको चलने में भी, हम जब चलते हैं ज़मीन पर तो क्या होता है, हमको चलने में भी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमको हेल्प करता है। बरसात के दिनों में ज़मीन स्लिपरी होती है, हम गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं कि जब हम चलते हैं तो बरसात स्लिपरी है, पानी का उस पर है समावेश, तो ये एक्शन फोर्स कमज़ोर होता है। सूखी मिट्टी को हम तेज़ी से पुश करेंगे, लेकिन गीली मिट्टी को हम पुश कम, तो एक्शन कमज़ोर तो रिएक्शन कमज़ोर तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कमज़ोर और वर्टिकल कंपोनेंट भी कमज़ोर। तो वर्टिकल कंपोनेंट कमज़ोर है तो हमारे वेट को संभाल नहीं पाता है, और भट से हम ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इसीलिए बरसात के दिनों में हमारा पाँव स्लिपरी होता है और हम ज़मीन पर गिर जाते हैं। हमको चलने में कौन हेल्प करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अर्थात हमारे रिएक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, उससे हम चलते हैं, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो हमारे वेट को संभालता है। ये एक एग्जांपल हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। हम जो चलते हैं, नाव बोट जो चलता है उसी का एग्जांपल है। हम पानी को पुश करते हैं पतवार लेके, और पानी पुश करता है नाव को, तो नाव आगे बढ़ती है। ये एक्शन रिएक्शन फोर्स का एग्जांपल है बोट। अब देखिए ये एक और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, इसको कहते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। देखिए ये फिजिक्स सर का टमटम है, हम लोग बिहार में टमटम कहते हैं इसको। अब ये देखिए
इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? तो इस पूरा इस कार्ट का वेट कहाँ काम कर रहा है, सॉरी, इस कार्ट का फोर्स कहाँ काम कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों बैलेंस हो गया एक दूसरे को। अब देखिए, ये जो हॉर्स साहब हैं, ये खींचे कार्ट को, इसको हम कहेंगे फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स ऑन दी कार्ट। तो इधर क्या होगा, फोर्स अप्लाइड बाय कार्ट ऑन दी हॉर्स। तो ये दोनों बैलेंस कर दिया। तो ये इसका पूरा सिस्टम का वेट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस किया। हॉर्स ने जो कार्ट पर फोर्स लगाया वो इसको बैलेंस कर दिया। तो सबको बैलेंस कर रहा है भैया। तो ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये कहेगा कि हमको आप लाख मारिए चाबुक लेके, हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम आगे टच से मस नहीं होंगे। चूँकि हम फिजिक्स साहब के टमटम हैं और हमको फिजिक्स पढ़ाए हैं फिजिक्स सर, वो कहे हैं कि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमको ये अब इक्वल है दोनों, सब के इक्वल है, वेट इसके वो इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हमको मारते मारते थक जाइए, अब चाबुक लेके हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अब फिजिक्स सर की बात सब जगह नहीं चलेगी। ये कैसे आगे बढ़ता है, ये कैसे आगे बढ़ता है टमटम? जब ये इसको बैलेंस किया, ये इसको बैलेंस किया, सबको बैलेंस किया, तो ये क्या ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है? नहीं। एक चीज़ अब नहीं हम लोग ध्यान दे रहे हैं, जो हम आदमी को चलने में कहते हैं, जब वो चलेगा हॉर्स तो ज़मीन को पुश करेगा ऐसे, एफ इंक्लाइंड, तो ज़मीन भी उसको इंक्लाइंड नॉर्मल रिएक्शन भेजेगी। अब इस रिएक्शन का दो कंपोनेंट होगा ना, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो याद रखिए, वर्टिकल कंपोनेंट तो वेट को संभालने में खर्च हो जाएगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर, इसी ये माइनस थोड़ा कम कर दिए, फ्रिक्शन फोर्स कुछ विरोधी बल काम करेगा। तो RH माइनस एफ से ये हॉर्स कार्ट सिस्टम आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। देखिए, हॉर्स कार्ट सिस्टम में कौन कौन बल काम कर रहे हैं। एक पूरा हॉर्स और कार्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर, बैलेंस्ड। फोर्स बाय द हॉर्स ऑन द कार्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स, बैलेंस्ड फोर्स। सबको बैलेंस किया है। सिर्फ एक होता है अनबैलेंस्ड, कौन? कि जो हॉर्स का फीट है वह पुश करेगा ग्राउंड को इंक्लाइंड वे में कुछ एंगल बनाते हुए, तो ग्राउंड भी हॉर्स के पाँव को रिएक्शन फोर्स देगा आर। इस आर का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वेट को संभालने में खर्च होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर आगे की तरफ माइनस सम फ्रिक्शन फोर्स, इस नेट बल से ये हॉर्स कार्ट सिस्टम आगे की ओर चलना शुरू करेगा। तो यही समस्या, यही प्रॉब्लम है हॉर्स कार्ट सिस्टम की। इसको ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम बताएं, जो हम कहें सो इसमें लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा ये कैसे चलने में हेल्प होता है। ठीक है, और अंतिम चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये कहता है कि यदि कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, इसका मतलब है कि कोई सिस्टम में कोई एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल यदि कोई सिस्टम में एफ एक्सटर्नल का मान 0 हो, अर्थात उस सिस्टम में कोई बाहरी बल काम नहीं करे, कोई सिस्टम में यदि बाहरी बल काम नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यदि किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल बल काम नहीं करता है, उसमें इंटरनल फोर्स काम कर सकते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स काम कर सकते हैं। एक्शन रिएक्शन फोर्स, दो टकराया तो ये इसको ठेला, ये इसको ठेला, तो वो काम करेगा। लेकिन कोई बाहरी बल यदि काम नहीं करे, दिस सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड, अलग थलग। तो सिस्टम यदि आइसोलेटेड है तो उस बॉडी के मोमेंटम में टक्कर के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात टक्कर के पहले का मोमेंटम इक्वल टू टक्कर के बाद का मोमेंटम, जिसको हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिस ढंग से मोमेंटम कंजर्व होता है, उसी एनर्जी कंजर्व होती है, उसी ढंग से आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है हमारा,
ये भी कंजर्व होता है, जो हम अगले वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। और ठीक से पढ़िएगा, इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। लाडली कहाँ गई हैं? जो थोड़ा बंद कर देने की इसको। बंद कर दे। दीदी ये बंद कर दीजिए, इधर आइए। क्या चीज? क्या? आओ। आंटी दीदी को दे दीजिए बंद करने के लिए। सब लाइट उठ बंद कर दो। पूरा बाहर अंधेरा है ना, तो हल्का सा भी अच्छा कैरम चल रहा है। ये कैरम नहीं है, कह रही है बंद कर दीजिए। ये हैंग हो जा रहा है पापा का। वीडियो बन ही नहीं पा रहा, फिर उनका गया, सब बेकार हो गया। भरा हुआ